हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस YouTube सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले संधि की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस YouTube के लाइव सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संधि की। संधि क्या होती है, संधि के क्या प्रकार होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, प्रधान संधि क्या होती है, गौड़ संधि क्या होती है, संधियों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, आज के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है या संधि का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे संधि। क्या लिख लेंगे? संधि। दोस्तों, संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है ये भी इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले संधि विच्छेद ही हम लोग पढ़ते हैं। तो संधि का ही विच्छेद सबसे पहले करते हैं। संधि का विच्छेद सबसे पहले करने पर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? सम प्लस धी। ये दो योग प्राप्त होंगे। कौन कौन से? सम प्लस धी। माँ पे हवंत हो जाएगा। ठीक, क्या प्राप्त होंगे? सम प्लस धी। इन्हीं दोनों शब्दों के योग से, इन्हीं दोनों वर्णों के योग से क्या बनेगा? संधि बनेगा। इन्हीं दोनों के योग से क्या बनेगा? संधि बनेगा। एक सम प्लस धी। ठीक, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। सम प्लस धी। इन्हीं दोनों के वर्णों के योग से क्या बनेगा? संधि का निर्माण होगा। दोस्तों, हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग। स प्लस म प्लस ध प्लस ई। ठीक, ये जो छोटी ई है इसको अलग कर लिए, इस ध को अलग कर लिए, इस स को अलग कर लिए, इस म को अलग कर लिए। अब क्या होगा? तो अब हम लोग तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? मतलब ये जो आधा न है उसकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है? आधा न ये जो है उसकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है? तो इसका एक नियम है, ये हम लोग व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? व्यंजन संधि में। जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर, जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर म हो, जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर म हो तथा उसके बाद क से प तक का कोई भी अक्षर हो तो उस अक्षर के वर्ग का अंतिम अक्षर लिखते हैं। प्राप्त होता। दोस्तों, सम प्लस स प्लस म प्लस ध प्लस ई। तो यहाँ पे न की प्राप्ति कैसे हो रही है? तो ये व्यंजन संधि का एक नियम है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रथम पद का जब अंतिम अक्षर, तो ये प्रथम पद हुआ। प्रथम पद का क्या? अंतिम अक्षर जब म हो, क्या हो? म। प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या हो? म हो तथा उसके बाद बोले तो ये जो चिन्ह है प्लस जहाँ से योग हो रहा है उसके बाद क से प तक का कोई भी, क से प तक के वर्ग का कोई भी अक्षर हो। देखो, या तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि प्रथम पद में यदि अंतिम अक्षर न हो, क्या? प्रथम पद का अंतिम अक्षर म हो तथा द्वितीय पद का
द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क से प वर्ग का कोई अक्षर हो तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर लिखते हैं। तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर लिखते हैं। मान लीजिए प्रथम पद में क्या है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर माँ है, यदि और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, देखो प्रथम पद का अंतिम अक्षर माँ है, द्वितीय पद ये है, द्वितीय पद यही है, तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ध है, तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क वर्ग से प वर्ग के बीच कोई अक्षर होना चाहिए। क से प वर्ग के बीच क्या होना चाहिए, कोई भी अक्षर हो, तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उस वर्ग का अंतिम अक्षर लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये म लिख लीजिए, ठीक, प्लस ये ध है, ध किस वर्ग का है, तो ध त वर्ग का है, त थ द ध न, तो क्या है, ये ध किस वर्ग का है, तो ध किस वर्ग का है, तो ये त वर्ग का है, ठीक। यदि द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क से प वर्ग के बीच हो, किससे, क से प, क्या ये क से प वर्ग के बीच है, तो जी प वर्ग के पहले ही त पड़ता है, तो ये त वर्ग का है, तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर लिखते हैं। तो उस वर्ग का बोले तो जिस वर्ग का होगा, तो ये किस वर्ग का है, त वर्ग का है, तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर लिखते हैं। अंतिम अक्षर बोले तो त वर्ग का अंतिम अक्षर यहाँ पे क्या है, न है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न। त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, न है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये माँ प्लस ध, तो इसका अंतिम अक्षर क्या होगा, यहाँ पे न हो जाएगा, ठीक, और ये हट जाएगा, और माँ पर हलंत था इसलिए न पे क्या होगा, हलंत हो जाएगा, तो माँ प्लस ध मिलके क्या बना, तो न बना, माँ प्लस ध मिलके क्या बना, न बना, ठीक। यहाँ पे हलंत था इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, हलंत हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स म प्लस ध प्लस ई, या फिर ठीक, स प्लस इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, आधा ना आ जाएगा, प्लस इन दोनों के स प्लस म प्लस ध प्लस ई, ठीक। देखो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, हलंत है, तो हलंत यहाँ पे हो जाएगा सन ध ई, ठीक। तो ये हलंत है, इसको आधा कर सकते हैं, ये ई है तो ये ध पे लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संधि। संधि को एक तरीके से और लिख सकते हैं, जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर माँ हो, जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या हो, माँ हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क से प वर्ग के बीच हो, तो वहाँ पर उस अक्षर का अंतिम अक्षर हो जा उस वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है। क से प वर्ग के बीच का कोई अक्षर हो तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर लिखते हैं। ध किसका है, ध त वर्ग का है, ध किसका है, ध त वर्ग का है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। क्योंकि माँ पे हलंत था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हलंत। आया समझ में, आया समझ में। या तो एक चीज और कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे ये माँ की जगह
चाहे तो आधा ना लिख सकते हैं त वर्ग के स्थान पे, ठीक, या फिर इस म के स्थान पे अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आधे न का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो अनुस्वार का। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो ऊपर बिंदी लगेगा, इसके बाद भी, ठीक। तो संधि को दो तरीके से लिख सकते हैं, कौन से? एक अनुस्वार का प्रयोग करके और एक न का प्रयोग करके। एक अनुस्वार का प्रयोग करके और एक न का प्रयोग करके। संधि, संधि का विलोम शब्द क्या होता है? संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि के दो विलोम शब्द होते हैं, पहला क्या है? पहला है विग्रह और दूसरा क्या है? विच्छेद। समास का विलोम शब्द विग्रह नहीं होता है, बल्कि विग्रह तो संधि का विलोम शब्द होता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है विच्छेद। दूसरा कौन सा है? विच्छेद। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप, समझौता। क्या होता है? मेल, मिलाप, समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप, समझौता। क्या? मेल, मिलाप, समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप, समझौता। संधि के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? तो संधि के शाब्दिक अर्थ होते हैं मेल, मिलाप, समझौता। संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह और विच्छेद, और संधि का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मेल, मिलाप, समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मेल, मिलाप, समझौता। दोस्तों अब हम लोग दो चीज़ों को और पढ़ेंगे। एक तो संयोग क्या होता है, पहला संयोग क्या होता है, और दूसरा संधि क्या होता है। इन दोनों की परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। किसको? परिभाषा को। संयोग की परिभाषा को और संधि की परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। संयोग की परिभाषा क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है, संयोग और संधि में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संयोग एंड संधि। संयोग और संधि में क्या अंतर होता है, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। संयोग और संधि में क्या अंतर होता है, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोग। क्या पढ़ेंगे? संयोग। संयोग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। संयोग किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होगी। तो संयोग दो वर्णों के योग को संयोग कहा जाता है। दो वर्णों के योग को संयोग कहते हैं, या दो वर्णों के योग को संयोग कहा जाता है। संयोग किसे कहते हैं? तो संयोग किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के योग को संयोग कहते हैं। दो वर्णों के योग को क्या कहते हैं?
दो वर्णों के योग को संयोग कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए उदाहरण में हम लोग देखते हैं पान प्लस वाला। उदाहरण में हम लोग देखते हैं दो वर्णों के योग को संयोग कहा जाता है। जैसे पान प्लस वाला, एक वर्ड ये हुआ और दूसरा वर्ड ये, एक वर्ड ये हुआ और दूसरा वर्ड ये, ठीक। इन दोनों के संयोग को क्या, इन दोनों के योग को, इन दोनों के योग को क्या कहेंगे, संयोग। इन दोनों का योग, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, पान वाला। क्या बनेंगे, पान वाला। और इसी को क्या कहा जाएगा, संयोग। देखो पहला वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, इन दोनों का संयोग या फिर इन दोनों का योग क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। पान प्लस वाला मिलके क्या बना रहे हैं, पान वाला। पान प्लस वाला मिलके क्या बना रहे हैं, पान वाला। दूसरा क्या है, दूसरा है संधि। जैसे पान प्लस वाला, पान और वाला दोनों मिलके पान वाला बना रहे हैं, ठीक। और इन दोनों के वर्णों के संयोग योग को ही क्या कहा जाएगा, संयोग। इन दोनों वर्णों के योग को क्या कहेंगे, तो इन दोनों के वर्णों के योग को कहेंगे संयोग। नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं संधि क्या होती है। अब हम लोग संधि की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। किसकी परिभाषा, संधि की। संधि की परिभाषा और संयोग की परिभाषा में बस एक शब्द का अंतर है, केवल एक शब्द का अंतर है। संधि के संयोग की परिभाषा में होता है कि दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग को संयोग कहते हैं, जबकि संधि में होता है दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव। किसको, होने वाले बदलाव को। लिखिए, दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं, संधि। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव, होने वाले बदलाव को संधि कहा जाता। दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को संधि कहा जाता है, या फिर दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही संधि कहलाता है, ठीक। दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव, ठीक। बदलाव हो कहाँ रहा है, तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे रामायण, क्या, रामायण। रामायण का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, राम धन अयन, राम प्लस अयन।
रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस अयन। ठीक, राम को ऐसे लिख सकते हैं, देखो जहाँ पे हलंत ना हो, जो अक्षर पूर्ण हो, वो इसमें स्वर सम्मिलित रहता है। एक कंप्लीट वर्ड में एक पूर्ण अक्षर में क्या रहता है? एक पूर्ण अक्षर में हमेशा स्वर सम्मिलित रहता है। जब किसी भी पूर्ण अक्षर में से स्वर को निकाल लिया जाता है तो वह अक्षर आधा हो जाता है। जब कभी भी एक पूर्ण अक्षर में से स्वर को निकाल लिया जाता है तो वह अक्षर आधा हो जाता है। माँ में कौन सा स्वर है? तो माँ में आ स्वर लगा है। ठीक, कौन सा? आ। जब आ को निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा। आधा का मतलब हलंत। ठीक, आधा जब किसी शब्द के नीचे या जब किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा देते हैं तो वह अक्षर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। हमने इसमें से स्वर निकाल लिया, इसलिए ये अक्षर क्या हुआ? आधा हो गया। तो कहने का मतलब माँ के स्थान पे क्या हलंत लगा के यहाँ पे अ लिख सकते हैं। ठीक, प्लस ये आ पहले से यहाँ अलग कर दो और इसको अलग कर दो। ठीक, रामायण है। ठीक, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस इन दोनों को देखिए, आ प्लस आ मिलके किसका निर्माण करेंगे? आ का। जब आ प्लस आ मिलेंगे तो ये किसका निर्माण करेंगे? आ का। आ और आ मिलके किसका निर्माण करेंगे? आ का। तो यहाँ आ प्लस आ मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का प्लस यन। ठीक, तो हमने परिभाषा में क्या, दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव, क्या बदलाव को क्या कहा जाता है? संधि। जबकि संयोग में क्या था? संयोग में बदलाव नहीं था, दो वर्णों का केवल योग था। इसमें भी दो वर्णों का योग है, तो दो वर्णों का योग जब करेंगे तो संयोग होगा। लेकिन जब वर्ण में बदलाव हो, ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पे आ और आ, दो वर्णों का ये दोनों योग हो रहा है कि नहीं? दोनों वर्णों का। ठीक, इन दोनों वर्णों का क्या हो रहा है? इन दोनों वर्णों का योग हो रहा है। तो दोनों वर्णों का क्या कर दिए? योग कर दिए। अब कह रहे हैं होने वाले बदलाव को, देखो ये दोनों मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का। यही तो बदलाव हो रहा है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का। और वही यही दोनों मिलकर आ का निर्माण कर रहे हैं, तो यही तो बदलाव हो रहा है। और इसी बदलाव को क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा। आइए अब इसको जोड़ते हैं। राम, देखो जब ये माँ पे हलंत है। ठीक, प्लस यहाँ पे आ है। जब किसी अक्षर में स्वर को जोड़ा जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। तो जब इसमें आ को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? हलंत हट जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये मात्रा है तो इसे आखिरी मात्रा लगा दो। ठीक, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट क्या लिखेंगे? माँ लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है? यन। ठीक, यहाँ पे क्या है? यन। जब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में एक नियम है जिसके तहत ये न किस में परिवर्तित हो जाता है? ड़ में। इसको अभी नहीं, व्यंजन संधि के समय पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रामायण। ये क्या हो जाएगा? रामायण। रामायण एक ऐसी रामायण का संधि रामायण दो प्रकार की संधियों में गिना जाता है। पहला है दीर्घ और दूसरा है व्यंजन संधि। रामायण दीर्घ संधि का भी उदाहरण है और व्यंजन संधि का भी उदाहरण है। ठीक, रामायण दीर्घ संधि का भी उदाहरण है और व्यंजन संधि का भी उदाहरण है। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव संधि कहा जाता है। तो जब हमने आ और आ को जोड़ा तो ये दोनों बदल के किसका निर्माण किया? आ का। और जब आ का निर्माण किया तो ये संधि हुआ। जबकि हम लोगों ने संयोग में पढ़ा था पान प्लस वाला, ये दोनों जुड़े थे। ये जो दोनों जुड़ करके पान वाला का क्या किए थे? निर्माण किए थे। लेकिन क्या इनमें कोई परिवर्तन हुआ था? इन अक्षरों में जुड़ के कोई परिवर्तन हुआ था? नहीं। जब परिवर्तन नहीं होता है तो वो संयोग होता है, और जब परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या होती है? संधि होती है। जब परिवर्तन नहीं होता है तो संयोग होता है, और जब परिवर्तन हो जाता है तो वो संधि कहलाती है।
अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रधान संधि क्या होती है और गौड़ संधि क्या होती है। प्रधान संधि और गौड़ संधि दोनों को हम लोग रामायण के उदाहरण से समझेंगे। प्रधान संधि क्या होती है और गौड़ संधि क्या होती है। अब हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं कि प्रधान संधि क्या होती है और गौड़ संधि क्या होती है। तो प्रधान संधि क्या होती है और गौड़ संधि क्या होती है। जब मान लीजिए ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद, क्या है, द्वितीय पद। जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर, जब प्रथम पद का कौन सा अक्षर, अंतिम अक्षर तथा द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर तथा द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिल करके कोई बदलाव करें, जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिल करके कोई बदलाव करें। देखो इन दोनों को संयोग या ये दोनों मिल करके कोई बदलाव करें तो वहाँ पे क्या होगा, प्रधान संधि। जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलकर कोई बदलाव करें तो वहाँ पे कौन सा संधि होगा, प्रधान संधि। वहाँ पे कौन सा संधि होगा, प्रधान संधि। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम सरल तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो हम लोग एकदम सरल तरीके से पढ़ने, एकदम सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जब प्लस के जस्ट पहले, किसके जस्ट पहले, प्लस के जस्ट पहले जब प्लस के क्या, जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद, प्लस के या योग के तुरंत पहले का शब्द, तो ये योग के तुरंत पहले का शब्द है, ठीक। और ये योग के तुरंत बाद, जब ये दोनों शब्द मिलकर कोई बदलाव करें, कोई बदलाव करें, जब प्लस के तुरंत पहले का शब्द और प्लस के तुरंत बाद का शब्द मिलकर कोई बदलाव करें तो वहाँ पे कौन सा संधि होगा, प्रधान संधि। वहाँ पे कौन सा संधि होगा, प्रधान संधि। और जब ये प्लस के तुरंत पहले के शब्द और प्लस के तुरंत बाद के शब्द ना मिलकर बल्कि बदलाव किसी अन्य जगह हो रहा हो, बल्कि बदलाव किसी अन्य, चाहे जो इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर या फिर इन दोनों को छोड़कर जब बदलाव किसी अन्य शब्द में हो, चाहे आगे हो या चाहे पीछे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, गौड़ संधि होता है। तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, गौड़ संधि। जब प्रथम पद के अंतिम अक्षर तथा द्वितीय पद के प्रथम अक्षर को छोड़कर बदलाव किसी अन्य अक्षर में हो, चाहे वो अक्षर आगे हो चाहे वो अक्षर पीछे हो, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, गौड़ संधि। फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ संधि ना, जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर तथा द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर को छोड़कर
छोड़कर किसी अन्य जगह या किसी अन्य अक्षर में बदलाव हो रहा हो। जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर को छोड़कर किसी अन्य अक्षर में, चाहे तो इसको और इसको छोड़कर चाहे जिस अक्षर में बदलाव होगा, चाहे जिस अक्षर में बदलाव होगा वो क्या कहलाएगा, तो वहाँ पे हम गौड़ संधि, तो उसे हम गौड़ संधि कहते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे गौड़ संधि के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग रामायण को ही समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए हम, या उदाहरण के रूप में हम रामायण ही लेंगे।